है। सो इसका बिकॉज ऑफ हायर रेजोल्यूशन, ठीक है, हायर रेजोल्यूशन के कारण ऐसा है। तो स्टूडेंट 3 का रिजल्ट क्या हुआ, मोर प्रिसाइज हुआ। इस तरीके से आप प्रिसाइज निकाल सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 2, वही निशानेबाज का एग्जांपल ले लेते हैं। निशानेबाज को कहा कि लीजिए जी निशाना लगाइए। क्या लगाइए? निशाना लगाइए। ये टारगेट बना रखे थे वहाँ, दूर ऐसा कोई टारगेट था और इस जगह निशाना लगाना था, अंदर वाले सर्किल पर। इस पर निशाना लगाया। यदि निशानेबाज का निशाना यहीं लग गया तो वो क्या कहलाएगा? मोर एक्यूरेट। क्या कहलाएगा? एक्यूरेट रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है, कि भाई एक्यूरेट निशाना लगाया है। और यदि निशानेबाज ने निशाना लगाया किस तरीके से? निशानेबाज ने निशाना लगाया इस तरीके से लगाया कि उसका निशाना हर बार यहीं आसपास आ रहा है। देखो, टारगेट पर नहीं जा रहा है लेकिन आसपास आ रहा है। टारगेट पर नहीं लग रहा है लेकिन जहां भी लग रहा है वो सभी निशाने आसपास लग रहे हैं। जब सभी निशाने बार बार एक ही गन से लगा रहा है, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट से लगा रहा है और बार बार रिपीट कर रहा है या नहीं, तो दूसरी डेफिनेशन जो है प्रिसीशन की वो लागू हो गई। यहाँ पर एक ही इंस्ट्रूमेंट से लगा रहा है और बार बार रिपीट कर रहा है, और बार बार रिपीट करने के बाद जो निशाने आ रहे हैं वो एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा केस होता है, जब आसपास निशाने आते हैं लेकिन टारगेट पर हिट नहीं हो रहा है, टारगेट पर निशाना नहीं लग रहा है, लेकिन टारगेट के अलावा जहां भी निशाने लग रहे हैं वो सब आसपास हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो वो रिजल्ट क्या कहलाएगा? मोर प्रेसिशन। मोर प्रेसिशन, इसकी प्रेसाइसनेस ज्यादा होगी लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा। नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। ठीक है, चलिए तीसरा केस और लेता हूं इसमें मैं। तीसरे केस में मैं कहता हूं कि जो निशानेबाज है भाई, उस निशानेबाज को बोला कि निशाना लगाओ। इस तरीके से ये निशाना था, ये टारगेट, और निशानेबाज ने निशाना लगाया। देखो किस तरीके से लगाया, एक भी निशाना उसका टारगेट पर नहीं लगा कहीं भी, और ना पास है। ना तो पास है निशाने, जो निशाने लगाए वो ना तो पास आ रहे हैं और ना ही टारगेट पर हैं। तो टारगेट पर नहीं है इसलिए एक्यूरेट नहीं है। टारगेट पर लगता तो एक्यूरेट होता, टारगेट पर नहीं है इसलिए एक्यूरेट नहीं है। और पास नहीं है निशाने इसलिए प्रिसाइज भी नहीं है, नॉट प्रिसाइज या प्रिसीशन। ठीक है, तो ये तीसरा केस हो गया। समझ में आया होगा आई थिंक आपको, समझ में आया होगा आई थिंक आपको। चलिए, ये तो मीनिंग मैंने आपको क्लियर किया कि एक्यूरेट का मतलब क्या होता है और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए इससे आगे बात कर लेते हैं। चलो इससे आगे हम बात करेंगे अब एरर्स इन मेजरमेंट की। किसकी बात करेंगे? एरर्स इन मेजरमेंट। क्योंकि अब हमने एक्यूरेसी जान लिया क्या होता है, अब हम बात कर सकते हैं किसकी? एरर्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में एरर की बात अब हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एरर क्या होती है इसको डिफाइन कर सकते हैं अब हम। तो चलिए, डेफिनेशन तो हम बाद में देंगे, पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन तो अपने आप निकल जाएगी। ये लीजिए, ये मैंने एक रॉड कंसीडर की। क्या ले ली बेटा? रॉड, छड़। ठीक है, और इसकी लेंथ मैंने मान ली कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और ये जो 15 सेंटीमीटर है, ये लेंथ इसकी ट्रू वैल्यू है। क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू हो गई। समझ गए यहाँ तक? अब 4 स्टूडेंट से बोला कि आप इसकी लेंथ को मेजर कीजिए। तो स्टूडेंट 1 ने मेजर किया लेंथ को,
स्टूडेंट 1 ने जो लेंथ मेजर की L1 मान लीजिए, उसकी लेंथ आई 15.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 2 ने मेजर किया लेंथ को, उसकी लेंथ आई बेटा 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 3 ने मेजर किया लेंथ को, उसकी लेंथ मान लेता हूँ कि आई 14.8 सेंटीमीटर। ठीक है। स्टूडेंट 4 ने मेजर किया लेंथ को, उसकी लेंथ आई बेटा मान लीजिए 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ आई भाई। फर्स्ट स्टूडेंट की है इसलिए L1 लिख दिया, सेकंड स्टूडेंट की है इसलिए L2 लिखा, थर्ड स्टूडेंट के लिए L3, फोर्थ स्टूडेंट के लिए L4 लिख दिया। अब देखो बेटा जरा, अब देखो, ये तो है ट्रू वैल्यू, ये क्या है ट्रू वैल्यू, और ये सब क्या है मेजर्ड वैल्यूज हैं। ये सब क्या है मेजर्ड वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, अब देखते हैं क्या ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में अंतर दिख रहा है आपको। हाँ जी बिल्कुल है। तो कितना कितना अंतर है देखते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच डिफरेंस निकालता हूं। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच डिफरेंस निकालूं, स्टूडेंट 1 के लिए निकालूं। स्टूडेंट 1 के लिए निकालूंगा तो ट्रू वैल्यू कितनी है 15 है, और स्टूडेंट 1 की मेजर्ड वैल्यू कितनी है 15.2। ठीक है, ये किस में आएगी नेगेटिव आएगी, 0.2 सेंटीमीटर आएगी या नहीं। हालांकि ये नेगेटिव ऐसे अप्रोक्सीमेट वाला नेगेटिव लगाते हैं हम, इसका मतलब ये है कि इसको हम 15 माइनस 15.2 या फिर 15.2 माइनस 15 ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी प्लस 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये स्टूडेंट 1 का केस हो गया। स्टूडेंट 2 के लिए देखो, स्टूडेंट 2 के लिए बताओ। स्टूडेंट 2 की मैं बात करूं तो स्टूडेंट 2 के लिए ये तो ट्रू वैल्यू तो सबके लिए सेम होगी, माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 की, देखो जरा ऊपर 15 सेंटीमीटर है। तो 15 माइनस 15 कितना आ गया 0। तो यहाँ तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा ट्रू और मेजर्ड वैल्यू में, और यहाँ 0.2 का डिफरेंस आ रहा था। स्टूडेंट 3 का देखते हैं, चलो स्टूडेंट 3 का देखो। स्टूडेंट 3 का ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना है 14.8। तो 14.8 कितना डिफरेंस आ गया प्लस 0.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया प्लस 0.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 4 का देखना जरा। स्टूडेंट 4 का ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है 4 की 14.5। 14.5 तो कितना रिजल्ट आ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो जरा बेटा, पहले स्टूडेंट के केस में इतना डिफरेंस आ रहा है 0.2 का, दूसरे स्टूडेंट के केस में 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरे स्टूडेंट के केस में 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। चौथे स्टूडेंट के केस में 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो जिसके ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वो क्या होगा एक्यूरेट नहीं होगा, लेस एक्यूरेट होगा। तो स्टूडेंट 4 का रिजल्ट लेस एक्यूरेट है क्योंकि इसमें डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, किसमें ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। स्टूडेंट 2 का रिजल्ट एकदम मोस्ट एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये तो सेम रिजल्ट ला दिया। हालांकि ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, लेकिन स्टूडेंट 2 का रिजल्ट तो वैसा ही आ गया जैसा कि ट्रू वैल्यू था, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब ये मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे दिया किसने स्टूडेंट 2 ने। जबकि हम जब कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो 100% एक्यूरेसी नहीं आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ ना कुछ एरर आ जाती हैं। स्टूडेंट 1 का देखें तो कितना डिफरेंस आ गया 0.2 का, यानी लेस एक्यूरेट है। स्टूडेंट 3 का भी रिजल्ट 0.2 का डिफरेंस आ रहा है तो लेस एक्यूरेट हुआ। ठीक है, तो अब हम यहां से एरर को डिफाइन कर सकते हैं। एरर में भी, अब एरर को मैं डिफाइन कर रहा हूं। एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस
एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम एरर कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 1 के रिजल्ट में एरर आ रही है 0.2 की, प्लस माइनस 0.2 की। स्टूडेंट 2 के रिजल्ट में कोई एरर नहीं है। स्टूडेंट 3 के रिजल्ट में 0.2 की एरर आ रही है। स्टूडेंट 4 के रिजल्ट में भी 0.5 की एरर आ रही है। तो एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। किसको? एरर को। तो एरर मतलब समझ में आ गया, एरर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ एरर्स। अब एरर जो होती है ना बेटा, कई टाइप की होती है, ठीक है। एरर कई टाइप की होती है। बेसिक यदि हम टाइप की बात करें एरर, तो एरर की दो बेसिक टाइप हैं। नंबर 1 इज सिस्टमैटिक एरर। पहली जो एरर है वो सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप की एरर है वो है रैंडम एरर। कौन सी है? रैंडम एरर। तो दो टाइप की एरर हैं, ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ध्यान रहेंगी, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, ठीक है। क्लियर है? सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, ये ध्यान रखना। अब चलिए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर क्या है और रैंडम एरर क्या है। इसकी बात कर लेते हैं। बात करता हूं सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तो लिख लीजिए पहले डेफिनेशन, फिर समझेंगे। एरर विच टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। एरर विच टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही कॉज के कारण होती है। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। या फिर साथ ही साथ इसकी एक और डेफिनेशन है, उसको भी पहले लिख लो, फिर समझते हैं दोनों को। एरर विच इज ड्यू टू ए सिंगल कॉज, जो केवल एक कारण की वजह से होती है, जिस एरर का केवल और केवल एक ही कारण है। विच इज नॉन टू अस, सिंगल कॉज नॉन टू अस, जो भी हमें पता होता है कि इस वजह से हुई है, इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। क्या कहलाती है वो? सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। चलिए समझते हैं इसको। तो समझने के लिए देखिए क्या है, एरर विच टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी या तो केवल पॉजिटिव होगी या केवल नेगेटिव होगी। ऐसी एरर जो या तो केवल पॉजिटिव होगी या केवल नेगेटिव होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की नहीं हो सकती एक साथ। ऐसी एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन तो और ज्यादा क्लियर है। क्या कह रहा है कि ऐसी एरर जिसका केवल एक ही कारण होता है और वो हमें ज्ञात होता है, पता होता है उस कारण का, ऐसी एरर को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। समझ में आ गया? नाम ही सिस्टम है,
नाम किससे बना हुआ है? सिस्टम से बना हुआ है। सिस्टमेटिक एरर मतलब किसी एक वजह से हुई है और वो वजह भी हमें पता है, जो कॉज है वो हमें पता है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक एरर वे एरर्स हैं जिनका कारण हमें पता हो, जो या तो केवल पॉजिटिव होंगी या केवल नेगेटिव होंगी, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब सिस्टमेटिक एरर्स की टाइप्स पता होनी चाहिए आपको। सिस्टमेटिक एरर्स कई टाइप की होती हैं, जस्ट इनका आपको नॉलेज होना चाहिए कौन कौन सी टाइप की है। मैं आपको टाइप बता देता हूँ। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर पहली जो टाइप है बेटा वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के कारण होती है, नाम से ही पता चल रहा है भाई, जो इंस्ट्रूमेंट की खुद की कमी के कारण हो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने क्या बता दिया, जो इंस्ट्रूमेंट की खुद की वजह से हो, जो मशीन की खुद की वजह से हो, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकती है भाई? बनाने वाले ने ही जो है क्या किया, डिजाइन को इम्परफेक्ट बनाया है, बनाने वाले ने ही उस मशीन को, इंस्ट्रूमेंट को गलत बना दिया है, इम्परफेक्ट डिजाइन दे दिया है, या उसमें जो स्केल बनाया गया है, उसमें जो कैलिब्रेशन किया गया है, वो कैलिब्रेशन भी गलत कर दिया है। कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कैलिब्रेशन ही गलत कर दिया है, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब कंपनी ने, जिस कंपनी से वो मशीन बन के आई, मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, अब वॉशिंग मशीन को बनाने में ही उसकी जो नीचे का, मान लीजिए उसमें जो फैन होता है जो घूमता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो मान लीजिए टच हो रहा है नीचे से, तो वो टच इसलिए हो रहा है कि जब कंपनी ने उसको बनाया तो उसकी डिजाइन ही वैसे बना दी, उसकी डिजाइन में ही गड़बड़ कर दी, और मार्केट में देने से पहले चेक ही नहीं किया, तो इम्प्रॉपर डिजाइन दे दी, इम्परफेक्ट डिजाइन दे दी। या फिर जो डिजिटल मशीन्स होती हैं उसमें जो टाइमर है वो मतलब सही से सेट नहीं किया है, सही से सेट नहीं किया है, यानी कैलिब्रेशन सही नहीं किया है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होती हैं, जो कि मशीन की खुद की कमी की वजह से होती हैं या उनकी डिजाइन में कमी की वजह से होती हैं। तो इसकी इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह आप और हम नहीं है, इसकी वजह तो कंपनी खुद है, बनाने वाले खुद हैं, ठीक है। अब दूसरी एरर बात कर लेते हैं, दूसरी जो सिस्टमेटिक एरर है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमेटिक एरर क्यों कहलाएगी? क्योंकि एक तो इसका कॉज हमें पता है ना बेटा, एग्जैक्ट कॉज है कि हाँ जी कंपनी ने गलती कर दी। जैसे कई बार जो 4 व्हीलर्स होते हैं या 2 व्हीलर्स होते हैं उनको कंपनी वापस मंगा लेती है। जब कंपनी को पता चलता है कि इसके इंजन में यहाँ कहीं कोई फॉल्ट है, तो कंपनी की जो इज्जत है वो मतलब धूमिल ना हो जाए, उसलिए कंपनी क्या करती है, कॉल बैक करती है, रिकॉल में बुलाती है व्हीकल्स को इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो कंपनी की अपनी प्रॉब्लम की वजह से हुआ ना, यानी उनकी इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से हुआ, उनके गलत कैलिब्रेशन की वजह से हुआ, उन्होंने जो बनाया वो गलत बनाया, इस वजह से वो एक सिस्टमेटिक एरर हुई, क्योंकि वो पता है, उसका कारण हमें पता है। दूसरी जो सिस्टमेटिक एरर है वो है इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एरर कैसी होगी। इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है। इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर ही आपको पता नहीं है, और पता है तो फिर उसको ठीक से आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इम्परफेक्शन यानी परफेक्ट नहीं है आप, एक्सपीरियंस की कमी है, आपको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में अनुभव की कमी है। जैसे साइकिल चलाना जब बच्चा सीखता है तो शुरू में कई बार गिरता है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है साइकिल चलाने का, तो शुरू में इम्परफेक्ट होता है वो। बाद में जैसे जैसे बात होती है ना कि जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उसी वजह से जब बच्चा बार बार गिरता है फिर भी वो साइकिल को उठा के फिर दौड़ता है, तो साइकिल चलाना अल्टीमेटली सीख जाता है।
तो इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर, यानी हम गलत तरीके से यदि प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, यानी यदि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं और साइकिल को हम सीधे सीट पर बैठ करके चलाएंगे, उससे पहले हम पैडलिंग चलाना ही नहीं सीखेंगे, ठीक है, जिसको हम हमारी साधारण भाषा में कैंची मार साइकिल कहते हैं, हाफ पैडलिंग जब करते हैं, ठीक है। तो जब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एक मतलब साइकिल को सीखने का, तो जब प्रोसीजर को हम पूरी अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, परफेक्ट तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो इम्परफेक्शन आएगा प्रोसीजर में और एरर आ जाएगी। और ये भी हमें पता है कि प्रोसीजर में हमने कमी कर दी, प्रोसीजर को हम ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये एरर हो रही है, इसलिए ये इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर एक सिस्टमेटिक एरर है। चलिए, तीसरी जो सिस्टमेटिक एरर है वो है पर्सनल एरर। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर तो भाई, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, मान लो अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पर आपका ध्यान है या नहीं, मेरे जहां मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान है या नहीं है। ध्यान है भी तो फिजिकली आपका ध्यान है, मेंटली तो कहीं और खो रहे हैं, किसी और के सपने में खो रहे हैं, तो वो तो आपकी खुद की कमी है ना, पर्सनल एरर हो गई ना। क्या हो गई? पर्सनल एरर हो गई। तो पर्सनल एरर मतलब खुद की कमी। जैसे आपने कभी ऑब्जर्वेशन लिया, कोई रीडिंग ली किसी इंस्ट्रूमेंट से, अब रीडिंग ही आप गलत पढ़ रहे हो या कैलकुलेशन जो कर रहे हो वो ही गलत कर रहे हो, तो वो तो आपकी पर्सनल एरर कहलाएगी ना बेटा। तो पर्सनल मतलब खुद की कमी से जो होती है, ये भी एक सिस्टमेटिक एरर होती है, ठीक है। चौथी जो सिस्टमेटिक एरर है, फोर्थ जो सिस्टमेटिक एरर है, वो है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। अब ऐसी भी एरर्स होती हैं जिनके बाहरी कारण होते हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। जैसे आप घर पर पढ़ रहे हैं और बाहर बगल में आपका पड़ोसी ऐसा है कि बहुत तेज आवाज करता है, आपको पढ़ने नहीं देता है, तो वो तो एक्सटर्नल कॉज हुआ ना। क्या हुआ बेटा? एक्सटर्नल कॉज हुआ, आपकी पर्सनल एरर नहीं है, वो एक्सटर्नल कॉज है कि पड़ोसी आवाज कर रहा है इसलिए आप डिस्टर्ब हो रहे हो पढ़ने में, तो वो एक्सटर्नल कॉज हो गया, बाहरी कारण हो गया। तो ये एक्सटर्नल कॉज भी आपको पता है, इसलिए ये भी एक सिस्टमेटिक एरर है, ठीक है। तो ये बात हो गई सिस्टमेटिक एरर्स की, ठीक है बेटा। अब बात हम करते हैं रैंडम एरर की। जहां मुझे लिखाना था जितना सफिशिएंट मैंने लिखा दिया है, फिर भी आपको इनको और डिटेल में लिखना है तो आप एनसीईआरटी से लिख सकते हैं अपने नोट्स, हालांकि उतनी जरूरत नहीं है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, समझना है। रैंडम एरर की बात कर लेते हैं। रैंडम एरर क्या होती है, पहले लिख लें। द रैंडम एरर अकर, किसकी वजह से अकर होती है? किसकी वजह से होती है? अकर इर्रेगुलरली, अनियमित तरीके से, इर्रेगुलरली एंड एट रैंडम, रैंडम तरीके से अकर होती है। इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में भी रैंडम होती है, एज वेल एज इन डायरेक्शन एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इर्रेगुलर होती है, रैंडम होती है। कौन सी एरर? रैंडम एरर, जिगजैग जिनको कह सकते हैं, आर कॉल्ड रैंडम एरर्स, ठीक है। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन दें, क्या कह सकते हैं? दीज एरर्स कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल, जिसका पहले से पता नहीं हो, ठीक है। अर्थ क्यों आ गया? अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल कॉज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जो अनप्रेडिक्टेबल कॉज की वजह से होती हैं उन्हें हम रैंडम एरर्स कहते हैं, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। और तीसरा डेफिनेशन इसका हो सकता है रैंडम एरर का, क्या हो सकता है? दीज एरर्स डू नॉट हैव एनी exact single
कॉज, कोई एक एग्जैक्ट सिंगल कॉज नहीं होता है इसका। these errors may have more than one random causes, more than one random causes। ऐसी एरर जिनके एक से ज्यादा रैंडम कॉजेज होते हैं उन्हें रैंडम एरर कहते हैं। तो आपको ये लिखने से ही पता लग गया होगा कि रैंडम एरर क्या है। रैंडम एरर वे एरर हैं जो कि अनियमित तरीके से इर्रेगुलर फॉर्म में अपीयर होती है, रैंडम फॉर्म में अपीयर होती है। कभी ज्यादा अपीयर हो जाती है, कभी कम, तो मैग्नीट्यूड हो गया, कभी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ना तो इनका डायरेक्शन फिक्स है, ना ही मैग्नीट्यूड फिक्स है। किसका? रैंडम एरर का। ठीक है। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल, जो कि पता नहीं हो, ऐसे कॉज के कारण, जिसका कॉज हमें पता नहीं हो, वो रैंडम एरर कहलाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसका कॉज पता है वो सिस्टमेटिक एरर, जिसका कॉज नहीं पता है वो रैंडम एरर। ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट करते हो आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये किसकी वजह से हुआ है, तो इसका मतलब रैंडम एरर हो गई। दीज एरर्स डू नॉट हैव एनी एग्जैक्ट सिंगल कॉज, इनका कोई एक कारण नहीं होता। आप कहते हैं कि केवल एक वजह है, एक वजह ही है, एक वजह नहीं होती, इसकी कई सारी वजह हो सकती है। मोर देन वन रैंडम कॉजेज हो सकता है इसके। ठीक है। तो ये रैंडम एरर है। तो बच्चों, आज मैंने आपको किसके बारे में बताया? मैंने आज आपको बताया एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। इसमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन का मीनिंग समझाया, विद एग्जाम्पल समझाया, दोनों का डिफरेंस बताया। उसके बाद में आपको एरर्स की डेफिनेशन समझाई। एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। और उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ एरर की बात की, सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर की बात की। इससे इन दोनों टाइप्स के अलावा भी और कई एरर्स हैं जिनकी डिस्कशन हम आगे की क्लास में करेंगे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। इन सब के ऊपर प्रश्न आता है। ठीक है।